विचेताम श्री प्रिया प्रियतमो सुख सारी विवाद लीला। कदम का वृक्ष है, उस पर बहुत ही सुंदर वेदी बनी हुई है। गोलाकार आसन बिछा हुआ है, चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, हरे भरे वृक्ष हैं और श्री प्रिया प्रीतम जी बैठी हुई हैं और श्री प्रिया जी के दाहिनी तरफ ललिता जी बैठी हैं और बाईं तरफ विशाखा जी बैठी हुई हैं। गोलाकार पंक्ति में सभी सखियां बैठ गई हैं। चित्रा सखी, इंदुलेखा सखी, चंपकलता सखी, रंगदेवी जी, तुंग विद्या जी और सुदेवी जी। अष्ट सखियां श्री राधा कृष्ण के संग कदम वेदी पर विराजमान हैं। एक तरफ से थोड़ा सा रास्ता खुला रखा है ताकि मंजरियां उसमें से भीतर आकर कुछ परोस सके, कुछ दे सके और मंजरियां सेवा में खड़ी हुई हैं चारों तरफ। अनंग मंजरी, पालिका मंजरी, धन्या मंजरी, श्यामला मंजरी, मधुर प्रिया मंजरी, सभी मंजरियां खड़ी हुई हैं। सबके हाथों में एक एक स्वर्ण थाल है जिसमें सेवा की सामग्रियां सजी हुई हैं। उन्हीं में से निकाल निकाल कर सखियां बीच बीच में थाली में डाल देती हैं। कभी कोई मिष्ठान, कभी कोई नमकीन परोस देती हैं। श्री प्रिया जी श्याम सुंदर के अधरामृत से सिक्त फलों का प्रसाद पा रही हैं और एक प्याले से 4-5 घूंट रस उन्होंने पंचरस पी लिया और अब फल का टुकड़ा हाथ में लेकर मुस्कुरा रही हैं। कभी चंपकलता और कभी रंगदेवी की ओर ताक कर इशारे से कहती हैं, देख तू तो थाली लिए बैठी है, मैं कितना खा चुकी हूँ। श्री प्रिया जी की आंखें तो सखी मंडल की पंक्ति में हैं, पर मन वहां नहीं है। तन से तो वो वहीं उपस्थित है, पर मन श्याम सुंदर में उनका लगा हुआ है। श्याम सुंदर बीच में उठकर विश्राम करने के लिए चले गए और अपने संग प्यारी जू का मन भी ले गए और प्यारी जू भीतर ही भीतर उनको याद कर रही है और बीच बीच में एकदम से स्थिर हो जाती हैं। उनकी याद आती है जब उनको गहरी, तो वो एकदम से स्थिर होकर बैठ जाती हैं। ललिता उनकी इस स्थिति को पहचान लेती है और धीरे धीरे उनके मुख में कभी अंगूर के कुछ खंड डालने लगती हैं, कभी संतरे की फाड़ियां डालने लगती हैं और श्री प्रिया जी उन्हें खाती चली जा रही है। उन्हें कोई भी इस समय एहसास नहीं है। उनका मन तो श्याम सुंदर के संग चला गया। अब वो सखियां उनकी जैसी सेवा कर रही हैं, वो करती चली जा रही। जब ललिता सखी उनके पेट में बहुत सारे फल के खंड डाल देती हैं तो उन्हें थोड़ी सा संतोष हो जाता है कि राधे ने अब कुछ खा लिया है। अब कोई चिंताजनक बात नहीं है, ये थोड़ी देर आराम से
बैठ सकती हैं। और फिर ललिता सखी स्वयं फलों के खंड उठाकर खाने लगती हैं और रानी से कहती हैं, देख हम सब बैठी हुई हैं, अभी तेरी सेवा कर रही हैं, तो तू भी कुछ खा ले। पर रानी का मन तो वहां है ही नहीं। जैसे एक क्षण के 1000वें हिस्से में यहाँ आता है मन, और फिर उनका मन दोबारा से श्याम सुंदर के पास चला जाता है और उनकी याद में, उनके सौंदर्य में, उनके यादों के सागर में गोता लगाने लगता है प्यारी जू का मन। राधा रानी ने ललिता की बात मानो सुनी ही नहीं और वह सोच रही थी कि आहा, यदि मुझे करोड़ आंखें होती, रोम रोम में एक एक आंख होती और कभी पलक नहीं गिरती, तो कुछ कुछ प्यारे श्याम सुंदर के रूप सुधा का आनंद ले पाती। राधा रानी इस तरह से ख्याल करती है कि मेरे रोम रोम में आंखें लग जाएं और मैं रोम रोम से प्यारे जू का दर्शन करूं। क्या करूं, किससे कहूं? अच्छा एक काम करती हूँ, प्रार्थना करूं कि हे विधाता। जैसे ही रानी के मन में ये ख्याल आता है और वो सोचने लगती हैं कि भगवान से, विधाता से, सर्वशक्तिमान से प्रार्थना करो, तभी एक क्षण के लिए रुक जाती हैं और प्यारी जू का मन पलटी खा जाता है और सोचने लगता है कि ओहो, ये मैं क्या करने जा रही थी। कृष्ण कृष्ण बोलने लगती हैं। मैं क्या सोच रही थी? नहीं नहीं विधाता, मैं भूल गई। शपथ करके कहती हूँ कि मैं होश में नहीं थी, इसलिए तुमसे प्रार्थना करने जा रही थी। अब कभी ऐसा नहीं करूंगी। ऐसा करने से मेरे प्यारे श्याम सुंदर को कितना कष्ट होगा। श्री जी ऐसा सोचने लगती हैं और अपनी भूल का आभास कर लेती हैं और सोचती हैं कि अगर मेरे से ऐसा हो जाता तो मेरे प्यारे श्याम सुंदर को मेरा वह रूप देखकर उन्हें कितना संताप होता। मेरे हृदय धन मुझे हृदय से लगाकर मेरे कपोलों का चुंबन करके आनंद में डूबने लग जाते हैं। अभी मेरे केशों को संवार कर, वेणी गूंथ कर, पैरों में पाजेब बांधकर वे कितने प्रफुल्लित हो रहे थे। पर मैं इतनी अधमा हूं कि अपने सुख के लिए उनके आनंद को नष्ट करने की बात सोचने लग गई। मन बड़ा निष्ठुर है जो केवल अपना सुख चाहता है और विधाता से भी अपना ही सुख मांगने लगता है। पर प्रेम तो त्याग का विषय है। मनी मन अपने से ही बतिया रही हैं प्यारी जू। कभी अपने को सही कहती हैं, कभी गलत कहती हैं। मनी मन उधेड़ बुन में लगी हुई हैं। और सोचने लगती है कि अगर रोम रोम में आंखें लग गई तो ऐसा हो जाने पर मैं विकृत हो जाऊंगी। मेरे प्यारे श्याम सुंदर को फिर
मुझसे कैसा सुख मिलेगा। जब वो मुझे श्रृंगार करके सुख पाते हैं तो वो सुख उन्हें कैसे मिलेगा। ना ना, कभी नहीं। बस मैं दो ही आंखें रखूंगी, मुझे दो ही आंखें चाहिए। ये तो मेरे से बहुत गलत होने जा रहा था। प्यारी को अपनी भूल का एहसास हो जाता है और वो दोबारा से अपने आप को सहज करने लगती हैं। राधा रानी के आंतरिक भाव प्रभाव को किसी भी सखी को इस समय कोई भी कल्पना नहीं हो रही कि राधा रानी के भीतर क्या चल रहा है। ललिता सखी मुस्कुराती हुई अपनी बाबली सखी की ओर देखती हैं और रह रह कर लंबी सांस भरती हैं और कह उठती हैं, राधे कुछ खा ले, यूं ही चुपचाप बैठी रहेगी तो कैसे होगा। श्याम सुंदर अभी आ जाएंगे तो कुछ पहले खा ले। ललिता सखी जो उन्हें कुछ खिलाने में लगी हुई है, पर रानी कोई जवाब नहीं देती है। वो अपने आंतरिक भाव प्रवाह में बह रही है। और बीच बीच में विशाखा सखी किसी किसी फल को थोड़ा सा तोड़कर राधा रानी के मुख में डालने का प्रयास करती है। ललिता सखी चित्रा सखी से धीरे से कहती है, कल की तरह तू ही कोई उपाय बता। ललिता की बात सुनकर चित्रा सखी मुस्कुराती हुई उठ जाती है और जल्दी से हाथ धोकर, मुंह धोकर, रुमाल से पोंछकर रानी की पीठ के पास आकर बैठ जाती है और धीरे से रानी के कान के पास अपना मुंह ले जाती है और कहती है, रानी परसों की व्यवस्था आज ही करनी पड़ेगी और प्यारे श्याम सुंदर जब तक सोकर उठ नहीं जाते उनके पहले पहले ही हमें ये आयोजन करना पड़ेगा। इसलिए जल्दी से तू कुछ खा ले और फिर चल हम दोनों मिलकर तैयारी करते हैं। चित्रा के जैसे ये शब्द रानी के कान में प्रवेश करते हैं, मन दूसरे भाव प्रभाव में बहने लग जाता है। कल प्रिया और उनकी सखियों ने प्यारे श्याम सुंदर के साथ साथ एक सुंदर लीला करने की बात की थी। यह निश्चित हुआ था कि चित्रा सखी राधा का श्रृंगार करेंगी, उनका स्वांग धारण करेंगी और रानी चित्रा सखी का स्वांग धारण करेंगी। रानी बनी हुई चित्रा श्याम सुंदर से मान करके बैठ जाएगी और श्याम सुंदर वेशभूषा का कपट पहचान पाते हैं कि नहीं पाते, यह बात रानी निकुंज के छिद्र से देखेंगी। यदि पहचान लिया तो कोई बात ही नहीं, पर नहीं पहचान पाए तो देखें रानी को मनाने की चेष्टा श्याम सुंदर कैसे कैसे करते हैं, रानी का मान कैसे तोड़ते हैं वो, और चित्रा सखी कहाँ तक ये स्वांग निभा पाती है। राधा रानी तो जब जब मान करती हैं तो उनका मान विशेष देर तक नहीं टिक पाता, क्योंकि वह श्याम सुंदर के प्रेम प्रभाव में बह जाती है और जब उनको कष्ट होता है तो
रानी सहन नहीं कर पाती और अपना मान तोड़ देती हैं। अब चित्रा सखी का मान देखकर मान करना सीखूंगी मैं, राधा रानी मनी मन विचार कर रही हैं। और इस लीला के लिए ललिता सखी को स्वीकृति दे देती है। चित्रा के शब्द कान में पड़ते ही रानी की चित्तधारा इस आयोजन की ओर मुड़ जाती है। रानी जल्दी से फल का एक खंड मुंह में रखकर उठ पड़ती है, जैसे उनके अंदर चेतना आ गई हो, जो अभी थोड़ी देर पहले खोई खोई सी थी श्याम सुंदर के ख्यालों में। एकदम से वह उठ पड़ती हैं और सखियां भी उठ जाती हैं और रानी जल्दी जल्दी से स्वयं ही झाड़ी में से जल लेती हैं और हाथ धोने लगती हैं। और रूप मंजरी उनके हाथ से झाड़ी पकड़ लेती हैं और उन्हें एक सुंदर रुमाल देकर उनके हाथों को पोंछने लगती हैं। रानी चटपट हाथ धोकर ललिता सखी का हाथ धुलाने लगती है और ललिता और अन्य सखियां भी हाथ धो लेती हैं। रानी की इस प्रेम भरी चेष्टा को देखकर ललिता रानी को हृदय से लगा लेती हैं कि श्याम सुंदर की बात सुनकर कैसे रानी में चेतना आ गई है और वह स्वयं ही सारे कार्य करने लग गई है। फिर जिस कमरे में, जिस कक्ष में श्याम सुंदर लेटे हुए हैं, वहां पर रानी चल पड़ती है। वहां पहुंचकर सखियां देखती हैं कि प्यारे श्याम सुंदर गाढ़ निंद्रा में पोड़े हुए हैं। बहुत सुंदर कक्ष है, शैया है और उस पर प्यारे श्याम सुंदर सोए हुए हैं। राधा रानी कुछ देर तक अपने प्रियतम प्यारे के मुखार विंद को निहारने लगती हैं और इस आशंका से कि कहीं मेरे प्यारे की नींद टूट न जाए, दबे पांव से पीछे हटकर पलंग से थोड़ी दूरी पर एक पाटे पर जाकर बैठ जाती हैं। पाटे के ऊपर नीली मखमली गद्दी बिछी है और पाटे को चारों ओर से बड़े सुंदर ढंग से कमल के फूलों से पिरोया हुआ है। रानी मसनद के सहारे प्यारे श्याम सुंदर की ओर मुख करके बैठ जाती हैं। सखियां भी उसी पाटे पर बैठ जाती हैं। एक मंजरी श्याम सुंदर के पलंग के पास की पीकदानी उठाकर ले आती है और रानी अतिशय प्रेम से स्वयं पीकदानी ले लेती है। उस पाटे पर पनबट्टा रखा हुआ है, उसमें से पान के बीड़े निकालती हैं प्यारी चू और 8 बीड़ों को खोलकर उनमें प्रियतम श्याम सुंदर के अधरा अमृत से सने हुए पीक के 2-2 बूंद डाल देती हैं और फिर बीड़े को सजाकर अतिशय प्रेम से बारी बारी से सभी सखियों के मुख में अपने हाथ से बीड़ा देने लगती हैं। चित्रा सखी बीच में उठकर 2 बीड़े जिस पर श्याम सुंदर के अधरा अमृत की
पीक लगी हुई है रानी के मुख में डाल देती हैं। रानी पनबट्टे से एक और पान निकालकर सखियों के मुंह में दे देती हैं और फिर उस पनबट्टे को चंपकलता के हाथ में देकर हाथ धोती हैं और कहती हैं, जाओ दूसरा पनबट्टा ले आओ। श्याम सुंदर के लिए बीड़ा तैयार करना है। और उनकी दृष्टि प्यारे श्याम सुंदर की तरफ चली जाती है। सुंदर मुखारविंद है, सौम्यता, प्रेम झलक रहा है उनके मुख से। और रानी उनका दर्शन कर रही हैं और सखियों की संग प्रेम भरी चर्चा करने लग जाती हैं। और श्याम सुंदर को नींद बिल्कुल नहीं आ रही है। वो प्रेम भरी चर्चा सुन रहे हैं और नींद का बहाना कर रहे हैं। सखियों में धीरे धीरे जो भी वार्ता हो रही है, श्याम सुंदर उनको कान लगाकर सुन रहे हैं, पर किसी को यह कल्पना भी नहीं है कि वह जगे हुए हैं और उनकी बातों को सुन रहे हैं। इंदुलेखा उन दोनों मंजरियों को इशारा करती हैं जो श्याम सुंदर के पलंग के पास खड़ी हुई हैं और पूछती हैं इशारा करने से कि श्याम सुंदर गाड़ी नींद में तो सो रहे हैं ना। और वो इशारे से कहती है, तुम सब राधे के संग निसंकोच बातें करो, ये गाड़ी निद्रा में सो रहे हैं। अब रानी कहती है, चित्रा तू सुन रही है ना? हाँ मैं सुन रही हूँ रानी। ललिता कहती है, जब वह पहुंच जाए तब तुम निकुंज को बंद कर देना, समझी? चित्रा बोली, ठीक है। ललिता कहती है, उस समय मैं राधा के साथ मदन कुंज में रहूंगी। तुम श्याम सुंदर को बंद करके मेरे पास चंपकलता को सूचना के लिए भेज देना। चंपकलता कहती है, ललिते पर सुबल का तुम क्या करोगी? तो विशाखा कहती है, मैं उसे मधुमंगल के द्वारा जाल में कल ही फांस लूंगी। कल ही मैं मधुमंगल को सुंदर सुंदर केले खिलाकर परसों शरीफा खाने का निमंत्रण दे दूंगी। यदि सुबल का लालच में आना है कठिन, पर एक बार यह उपाय करके तो मैं जरूर देखूंगी। न तो कोई और उपाय सोचना पड़ेगा। अगर ये होगा तो ठीक है, नहीं तो अन्य किसी उपाय से मैं उन्हें निकुंज में रोके रहूंगी। इसी समय श्याम सुंदर करवट लेते हैं। मंजरी कुछ इशारा करती है। राधा रानी ललिता की तरफ तीक्ष्ण दृष्टि से देखती हैं और फिर प्यारे श्याम सुंदर को देखती हैं। प्यारे श्याम सुंदर की जो कपट निद्रा है वो खुल जाती है उनकी पोल कि यह सोने का नाटक कर रहे थे। रानी धीरे से ललिता के कान में कहती है, सब गुड़ मिट्टी हो गया। श्याम सुंदर ने अब सब सुन लिया। ललिता कहती है, कोई बात नहीं राधे, फिर कोई दूसरा उपाय सोच लूंगी, पर तू कपटी शिरोमणि ने तो जो हद कर रखी है। अभी अभी कैसे खराटे भर रहे थे और अब देखो कैसे करवटें ले रहे हैं। ये तो अभिनय कर रहे हैं गाढ़ निद्रा का और हम सबको बेवकूफ बना रहे हैं।
राधे वहां से उठकर प्यारे श्याम सुंदर की पुष्प सैया के पास जाकर खड़ी हो जाती है। श्याम सुंदर ने झीनी चादर से अपने मुख को ढका हुआ है और उस झीनी चादर में से श्याम सुंदर का मुखारविंद दिखाई पड़ रहा है। उनके सुंदर सुंदर बड़े बड़े नैन झीनी चादर को चीरते हुए रानी के हृदय को बींद रहे हैं। उनकी अलकावलियों के गुच्छे प्यारे श्याम सुंदर के कपोलों पर बिखरे हुए हैं। प्यारी जू अपने पद्म सदृश हाथों से अलकावलियों के गुच्छों को हटाने लगती हैं और फिर उनकी चादर हटाती हैं। श्याम सुंदर हंसी रोकना चाहते हैं, पर होठों पर उस अंतर हृदय की हंसी की झलक कुछ आ ही जाती है। वो अपने आप को रोक नहीं पाते और रानी भी उनकी हंसी को देखकर अपने को रोक नहीं पाती और हंसने लगती है। मानो श्याम सुंदर अभी अभी घोर निद्रा से जागे हों और अपनी आंखों को वो खोलकर ऐसी मुद्रा को निहारने लग जाते हैं। रानी और सखियां जोर से खिलखिलाकर हंसने लगती हैं। प्यारी जो झुककर प्यारे श्याम सुंदर को अपने गले और अपनी दोनों बाहों में डाल लेती हैं। उन्हें बहुत प्यार आ रहा है अपने प्यारे श्याम सुंदर पर और ललक भरी दृष्टि से प्यारे जू का मुखारविंद कुछ क्षण तक देखती रहती हैं, निहारती रहती हैं और कहती हैं, बड़ी अच्छी नींद में तुम सो रहे थे कान्हा, जग कैसे गए? और कहते कहते रानी फिर खिलखिलाकर हंसने लगती है। प्यारे श्याम सुंदर के वक्षस्थल पर रानी की वनमाला झूल रही है। प्रेम आवेश के कारण आंचल खिसक कर पीठ पर आ गया है। अपनी प्रिया जी की यह दशा देखकर श्याम सुंदर के शरीर में प्रेम के रोमांच उत्पन्न होने लगते हैं। प्यारे श्याम सुंदर के मुखारविंद पर छोटे छोटे प्रस्वेद कण मोती की तरह झलमल करने लगते हैं। राधा रानी अतिशय प्रेम से अपने आंचल से पसीना पोंछ देती हैं और धीरे धीरे श्याम सुंदर को उठाकर पलंग पर बिठा देती हैं और स्वयं भी श्याम सुंदर की बगल में बैठ जाती हैं और हंसकर कहती हैं, अच्छा यह बताओ तुम हम लोगों की कौन कौन सी बातें सुन रहे थे और कौन कौन सी बात तुमने सुनी है? श्याम सुंदर आश्चर्य भरी मुद्रा में कहते हैं, कैसी बातें? तो ललिता रानी हंसकर कहती है, चालाकी रहने दो, तुमने झूठ ही नींद का बहाना बनाया था। अच्छी बात है, सावधान रहना, सूद के सहित तुमसे बदला लूंगी। श्याम सुंदर हंस पड़ते हैं तथा कहते हैं, अच्छी बात है, ले लेना बदला। और उसी समय वृंदा सखी बहुत सी मंजरियों के संग निकुंज में प्रवेश करती है। रानी जब प्यारे जू श्याम सुंदर का प्रसाद लेने कदम वेदी पर गई थी तो पीछे पीछे वृंदा भी गई थी। वहां रानी और उनकी सखियों के प्रसाद ले लेने पर उन्होंने मंजरियों और दासियों को अतिशय प्रेम से प्रसाद खिलाया और फिर सबके अंतर में किंचित प्रसाद लेकर
सब काम समाप्त करके वहां से अब यहाँ आ पहुंची हैं वृंदा देवी। वृंदा जी के आते ही निकुंज में बहुत पहले से जो वो पिंजरा रख गई थी, उसमें तोता एवं मैना दोनों एक साथ ही बोल उठते हैं, देवी आज्ञा हो तो एक बार बाहर जाकर पक्षियों को शांत बैठने के लिए कह दूं, वे बहुत कोलाहल कर रहे हैं। तोता एवं मैना की बात सुनकर वृंदा कहती हैं, तू बैठ जा, मैं स्वयं जा रही हूँ। और वृंदा देवी पूर्व की तरफ निकुंज में चली जाती हैं। परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। श्री राधा सर्वेश्वर जयति। वृंदा देवी निकुंज में जाकर देखने लगती हैं कि क्या कर रहे हैं सब, और वह निकुंज की तरफ चली जाती है और बाहर से छिद्र में से झांक कर देखने लगती हैं कि क्या हो रहा है भीतर। और सभी सखियां और राधा रानी, श्याम सुंदर आश्चर्य में भरकर वृंदा देवी की ओर देखने लगते हैं। तो कभी तोता और कभी मैना की तरफ देखते हैं। सब आश्चर्य में है कि क्या हो रहा है, क्या कर रही है वृंदा देवी। वृंदा निकुंज के पास जाकर चुपचाप खड़ी हो जाती है और कुछ क्षण तक खड़ी रहती हैं, फिर मुस्कुराने लगती हैं और फिर दबे पांव से श्याम सुंदर राधा रानी के पास आ जाती हैं और कहती हैं, प्यारे श्याम सुंदर, आप एक तमाशा देखोगे? और जोर से हंसने लगती हैं। श्याम सुंदर कहते हैं, हाँ हाँ अवश्य देखूंगा, दिखाओ। तो वृंदा देवी कहती है, अच्छा देखो। और बिल्कुल दबे पांव से मेरे पीछे पीछे सभी चले आओ। सावधान, तनिक भी शब्द ना हो, शोर ना हो चरण का, नहीं तो फिर खेल बिगड़ जाएगा। वृंदा की बात सुनकर सभी सखियां, राधा रानी, श्याम सुंदर आश्चर्य में भरे हुए वृंदा देवी के पीछे पीछे चल रही हैं और चलकर निकुंज में जा पहुंचते हैं। निकुंज में अतिशय कोमल हरी हरी पत्तियों के बेंच के आकार का एक आसन है। उसी पर वृंदा देवी प्रिया प्रीतम जी को बैठा देती है। प्रिया प्रीतम जी बहुत प्रेम से आसन पर बैठ जाते हैं और सखियां आसन को पकड़कर उनके पास बैठ जाती हैं। निकुंज सखियों एवं दासियों से ठसाठस भर जाता है। सारी सखियां, मंजरियां, सहेलियां, दासियां इस खेल को देखने के लिए पहुंच जाती हैं। चारों तरफ पूर्ण नीरवता छाई हुई है, शांति बिल्कुल। वृंदा देवी बहुत धीरे से कहती हैं, सभी उस वृक्ष की ओर देखो। लताओं के छिद्र में से एक वृक्ष की ओर वृंदा देवी इशारा करती हैं उंगली से और सभी उसी तरफ देखने लगते हैं। निकुंज से 8 हाथ की दूरी पर बड़ा ही एक सुंदर
वृक्ष बना हुआ है। वृक्ष जाहू वृक्ष के समान है, पर जाहू की अपेक्षा अत्यधिक हरा भरा है। पत्तियां तो जाहू वृक्ष की लगती हैं, पर इतनी हरी भरी एवं इतनी घनी है कि बस कुछ कहते ही नहीं बनता। मोटी मोटी डाल है उनकी, डाल पर किसी भी तरह का कोई खरखरापन नहीं है। डाल का रंग भी बहुत सुंदर है, हल्के पीले रंग के कपड़े पर हरे रंग का छींटा हो जैसे, ऐसा वो वृक्ष दिखता है। उस डाल पर एवं वृक्ष की टहनियों पर समूह के समूह पक्षी के बैठे हुए हैं। रंग बिरंगे पक्षी हैं, बहुत ही सुंदर रंग बिरंगे। कभी कभी तो बहुत से एक साथ बोल उठते हैं, ठीक ठीक, तथा कभी बिल्कुल शांत बैठ जाते हैं। अधिकांश पक्षी इस मुद्रा में बैठे हैं मानो किसी पंचायती में पंच बन गए हों और गंभीरता से विचार में लगे। हम सब एक निकुंज का अपने सामने दृश्य कल्पित करेंगे और उसमें एक बड़े से वृक्ष का जो हरा भरा है और उनकी डालियों पे रंग बिरंगे पक्षी बैठे हुए हैं, और ठीक उसके सामने 8 हाथ की दूरी पर प्रिया प्रीतम जी आसन पर बैठे हैं। एक ऐसी सुंदर चित्र बनाएंगे अपने नेत्रों में। वृक्ष की एक मोटी डाली पर एक तोता और एक सारी बैठे हुए हैं। वृंदा देवी धीरे से सबसे कहती हैं, देखो इन दो पक्षियों में झगड़ा हो रहा है और अन्य पक्षी इन दोनों की बात बैठे बैठे सुन रहे हैं। इनका झगड़ा कैसा विचित्र है, यही दिखाने के लिए तुम लोगों को मैं यहाँ लेकर आई। वृंदा देवी की बात सुनकर सबकी दृष्टि उस तोते एवं मैना पर जाकर टिक जाती है। सभी अतिशय उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हैं कि देखें यह झगड़ा क्या है और उसे समझने का प्रयास करने लगते हैं। उसी समय सारी बोल उठती है, अच्छी बात है, पर आज से मैं तुमको कभी नहीं बोलूंगी। तोता कहता है, बोलना या ना बोलना तो तुम्हारी मर्जी है, पर तुम ही बताओ कि मैं तेरे लिए झूठ कैसे कह दूं। सारी कहती है, नहीं नहीं, तुम झूठ मत बोलो, सत्य धर्म का पालन करो। पर अब मुझसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं। तोता कहता है, देख सारी, इस तरह नाराज होने से क्या लाभ है, सत्य का निर्णय तो हुआ नहीं। सारी कहती है, मैं तो कई बार तुमसे कह चुकी हूँ कि मैं सत्य नहीं जानती, फिर बार बार तंग करने से क्या लाभ है। तोता कहता है, नहीं जी, मैं भी तुम्हें तंग करना थोड़े ही चाहता हूँ। हाँ, तेरे मुख से बार बार श्याम सुंदर बड़े निठुर हैं सुनकर बात करने लग गया। मैं जानता होता कि तू खींच जाएगी तो इस प्रसंग को छेड़ता ही नहीं। सारी बोलती, अच्छा अब भूल हो गई, क्षमा कर दो, एक बार नहीं 1000 बार कह रही हूँ। श्याम सुंदर बड़े रसिक हैं, बड़े करुण हैं, बस अब मुझसे मत बोलना। यह कहकर सारी दूसरी तरफ मुंह फिराकर बैठ जाती है।
तोता कुछ देर चुपचाप बैठकर उड़कर सारी के सामने चला जाता है और कहता है, सारी तू गंभीरता से विचार कर, सच तेरी शपथ, मेरा कोई आग्रह थोड़ी है कि मैं तेरी बात मानूंगा ही नहीं। हाँ, वह बात मेरी समझ में नहीं आई कि तू मेरे प्यारे श्याम सुंदर को निठुर क्यों समझने लग गई है। मेरा तो यह दृढ़ विश्वास है कि एक बार कुछ क्षण के लिए भी तू दृष्टि स्थिर करके उनके नयनों की ओर देखती तो फिर कभी उस तरह नहीं कहती। सारी कुछ नहीं बोलती, पर प्रिया, प्रीतम एवं सखियां सबके मुख पर हंसी छा जाती है और सभी हंसने लगते हैं। वृंदा देवी फिर से सावधान करती है, किंचित भी शब्द नहीं होना चाहिए, शोर नहीं होना चाहिए, नहीं तो खेल बिगड़ जाएगा। सारी फिर बोलती है, कह चुकी, बार बार कह चुकी, मेरी भूल थी, तुम ठीक हो, अब व्यर्थ में बातें क्यों बढ़ा रहे हो। तोता कुछ गंभीर सा बनकर आंखें बंद कर लेता है और कुछ क्षण बाद अपने आप बोलने लगता है, प्यारे श्याम सुंदर, प्यारे श्याम सुंदर, प्राण प्यारे श्याम सुंदर, प्राण प्यारे श्याम सुंदर। तोती की यह मधुर कंठ ध्वनि सारी के मन में प्रेम का संचार करने लगती है। सारी श्याम सुंदर के नाम के माधुर्य में खिंच ली जाती है, तोते के प्रति रोष को भूल जाती है और तोते की ओर देखने लग जाती है। और तोता फिर कहता है, सच सारी, तू मेरे हृदय को देख ले, मैं कृत्रिम नहीं कहता, मैं झूठ नहीं कहता, मेरे हृदय में यह बात कभी भी नहीं आई कि श्याम सुंदर निठुर है, बल्कि कभी कभी यही दिखता है तुम्हारी रानी, तुम्हारी श्री जी ही कुछ निठुर बन बैठती हैं। देख, उस दिन की बात है, तुम्हारी रानी रूठ गई थी। चंद्रमा की शुभ्र ज्योत्सना से यमुना पुलिन का अनु अनु उज्जवल हो रहा था। एक जामुन के वृक्ष के नीचे हाथ पर कपोल टेके, आंखें मूंदी होकर तुम्हारी रानी बैठी हुई थी। अद्भुत शोभा थी उस समय। सारी, देख, सच कहता हूँ, तुम्हें प्रसन्न करने के उद्देश्य से नहीं, राधा रानी का सौंदर्य तो हमें कई बार भ्रम में डाल चुका है। आहा, क्या बताऊं, जब मैं हाथ की ओर देखता हूँ तो प्रतीत होता था अनंत नव विकसित कमलों की शोभा इनके सामने फीकी है। मुखारबंद की ओर देखता था तो यह अनुभव करता था कि अनंत चंद्रमंडल की शोभा राधा रानी की मुख की शोभा के एक कण के बराबर भी नहीं है। कवि की भाषा में यह शक्ति नहीं कि उस शोभा का वर्णन कर सके। हाँ, कुछ नीचे उतरकर कहूँ तो सचमुच उस दिन मुझे यह प्रतीत हो रहा था कि राधा रानी हाथ पर कपोल टेके हुए क्या बैठी है, मानो पूर्ण चंद्र कमल के आसन पर बैठा हो और सो रहा हो। और बोहों की शोभा तो निराली ही थी। रोष के कारण कुछ ऊपर की ओर उठ गई थी, कुछ विशेष रूप से टेढ़ी हो गई थी। सचमुच उस मुख की एवं बोहों की शोभा देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो रानी के मुख को मकरंद से भरा हुआ कमल समझकर
भोरों के समूह आ गई हो। और मुख कमल का मकरंद पान करने की प्रतीक्षा में मंडरा रहे हो। वह शोभा देखकर मेरा रोम रोम आनंद से भर गया। पहले तो देखा आए माननी की शोभा लाल, ता पाछे लीजिए मनाए प्यारे हो गोविंद। कर पे दिए कपोल रही है नयन मूंदी, कमल बिछाए मानो सोयो अहे पूरन चंद। रिस भरी बूहे मानो भोर बैठे अरबरात, इंदु तेरे आयो मकरंद भर्यो अरविंद। नंददास प्रभु ऐसी प्यारी को रूसियो बली, जाके मुख देखे थे मिट गए सब दुख द्वंद। सारी मैं तो उस समय दंग रह गया, आंखें हटती नहीं थी। उसी समय ललिता प्यारे सुंदर की वहां पकड़े हुए वहां आई। मेरे प्यारे श्याम सुंदर राधा रानी के चरणों के पास बैठ गए। सारी बहुत कहकर क्या होगा, मेरे श्याम सुंदर ने हृदय के समस्त प्यार से प्रार्थना की, पर तुम्हारी रानी ने आंखें तक नहीं खोली। मेरे प्यारे श्याम सुंदर का मुख उदास हो गया, पर रानी टस से मस नहीं हुई। मेरे प्यारे श्याम सुंदर कुछ दूर जाकर बैठ गए। सारी सचमुच तुम भी तो वहां थी। दोनों में कौन अधिक निष्ठुर है तुमने देखा। मैं यह तुम्हारी मुंह से नहीं सुनना चाहता हूँ कि श्याम सुंदर निष्ठुर हैं। तोते के मुख से राधा रानी के रूप का वर्णन सुनकर सारी बहुत प्रसन्न हो गई और सोचकर बड़ी प्रसन्नता की मुद्रा में बोलती है, तोता तुम्हें भीतरी बात का बिल्कुल पता ही नहीं है। ऊपर की बात देखकर तुमने रानी को निठुर मान लिया है। देख, मैं उस दिन के उस गंभीर मान का रहस्य रानी की प्यारी सारी से सब कुछ पूछ चुकी हूँ, पर तुम्हें बता नहीं सकी। तुम उसे समझ भी नहीं सकोगे। उसे समझने के लिए रमणी सुलभ हृदय चाहिए। तेरा हृदय पुरुष का है और राधा रानी के प्रेममय हृदय की रूपरेखा तुम्हारी कल्पना में आ ही नहीं सकती। सारी यह कहकर कुछ रुक सी जाती है। तोता शीघ्रता से बोल उठता है, हाँ हाँ, पूरी बात तो जो कहना चाहती हूँ सब कह दो। सारी कुछ क्षण के लिए तो चुप रहती है, फिर कहती है, मैं यही कहने जा रही थी कि तुम जिस घटना से मेरी रानी को निठुर समझ रहे हो वह तो तुम्हारी नासमझी के कारण है। हाँ, यदि मैं तुम्हें अपने मन का घाव खोल कर दिखला दूं तो तेरी बोली बंद हो जाएगी। कुछ भी जवाब नहीं दे सकोगे। बिना किसी संशय के समझ जाओगे कि ये प्यारे श्याम सुंदर कितने निठुर हैं। तोता कुछ गंभीरता की मुद्रा में कहता है, अच्छा सुना सही, तूने ऐसी कौन सी निष्ठुरता मेरे प्यारे श्याम सुंदर में देखी है। सारी गंभीर होकर करुणा की मुद्रा में कहती है, तोता सचमुच कल से मेरे प्राण छटपट कर रहे हैं। कल दोपहर की बात है, सूर्य मंदिर में मेरी रानी बैठी थी, बिल्कुल अकेली थी। ललिता आदि सभी उपवन में गई हुई थी। मैं एक लता की टहनी पर बैठी हुई
एकटक रानी को ही निहार रही थी। रानी के हाथ में एक माला थी, पर यूं ही उंगलियों पर पड़ी हुई थी वो माला। आंखें बंद थी रानी की, पर अविराम अश्रुधारा बहती हुई कपोलों को रानी के भिगो रही थी। बीच बीच में रानी बोल उठती थी कि मेरे जीवन सर्वस्व, सभी अवस्थाओं में मैं तुम्हारी हूँ, सभी अवस्थाओं में मैं तुम्हारी हूँ मेरे प्राणधन। तोता रानी की वह प्रेम अवस्था देख देख कर मैं गदगद हो रही थी, पर आगे जो देखा उससे देखकर तो मैं दंग रह गई। देखती हूँ कि रानी हठात उठ खड़ी हुई, बड़बड़ करती हुई मंदिर में इधर उधर घूमने लगी। पहले तो आवाज अस्पष्ट थी, पर पीछे कुछ जोर से बोलने के कारण मुझे ठीक ठीक सुनने लग गया। रानी बोल रही थी, ओट जीव बंधु वारो, हासी सुधा कंद वारो, कोटि कोटि चंद वारो, राधे मुख चंद पे। रानी के मुख से बार बार इसकी आवृत्ति हो रही थी। मैं चकित होकर सोचने लग गई कि अजब बात है, अपने मुख से आज मेरी रानी अपनी शोभा वर्णन कर रही है। पर तुरंत समझ गई कि रानी प्यारे श्याम सुंदर के भाव से आविष्ट होकर अपने आप को ही श्याम सुंदर मान रही है। फिर देखती हूँ कि रानी हाथों को ठोड़ी पर रखकर कह रही है, ओहो, ब्रज का प्रत्येक कुंज छान डाला, घर का कोना कोना देख लिया, पर प्रिया नहीं मिली। ओ मेरी, मुझे छोड़कर चली गई। पर कहाँ गई? हाय हाय, उसने प्राण तो नहीं दे दिए? वह यमुना में तो नहीं कूद पड़ी? बस बस, अब चलो, मैं भी यमुना में कूदकर अपना जीवन समाप्त कर दूं। पर कहीं वह जीती हो तो? आहा, फिर तो मेरे बिना उसके प्राण निकल जाएंगे। ना ना, नहीं नहीं, उसने अभी प्राण नहीं दिए, कहीं छिप गई है। आहा, बरसाना तो नहीं चली गई? बस बस, वहीं चली गई होगी। बिल्कुल यही बात है, पर मैं वहां कैसे पहुंचूं? हाय मेरे प्राणों की रानी, तू मुझे छोड़कर चली गई है, मुझसे रूठ गई है। हाँ हाँ, तुमने उचित ही किया है, मैं इसी के योग्य हूँ। पर प्रिय, मेरा हृदय फट रहा है। एक क्षण भी तुम्हारे बिना जीवन नहीं रहेगा मेरी हृदयेश्वरी। ना ना, इतना कड़ा दंड मैं कभी नहीं सह पाऊंगा, मुझे क्षमा करो। ओह, क्या करूं, किससे कहूं? हाय, कोई मेरी प्रिया के पास मेरी बात पहुंचा दो। अच्छा, एक पत्र लिख देता हूँ, इसे ही मेरी प्रिया को दे देना, और पत्रोत्तर आने तक प्राणों को किसी प्रकार रोके रहो। बिल्कुल ऐसे हम देखें जैसे चलचित्र हमारे सामने चल रहा है, और ये पूरी की पूरा लीला घट रही है, हम उसको देख रहे हैं। तोता यह कहकर बैठ गया और कहता है कि फिर रानी भी बैठ गई। पास में कमल के पत्ते पर फूल रखे हुए थे। रानी ने फूलों को बिखेर दिया, पत्ते के 4 टुकड़े करके एक टुकड़ा ले लिया तथा उस पर नख से कुछ लिखने लगी। क्षम्यता परम कदापि त्रिशम न करोमि, देहि सुंदरी दर्शनम मम मन मथेन दुनोदि।
इसे देख लिख कर रानी समाधिस्थ हो गई। कुछ देर आंखें बंद करके फिर खोलकर उस पत्ते की ओर देखने लगी और आनंद में भरकर बोली, प्राणनाथ ने पत्र भेजा है, अच्छा पढ़ूं, क्या लिखा है? पत्र पढ़कर हृदय से लगाया और पुनः बड़बड़ करने लग गई। आहा मेरे जीवन धन, तुमने तो कोई अपराध नहीं किया है। हाय, किसने तुमसे झूठी बात कह दी कि मैं रूठी हुई हूँ? पता नहीं तुमने कहाँ से यह पत्र लिखा है। हाय, ना जाने तुम्हारी क्या दशा हो रही होगी। ललिते, विशाखे, रूप, अरे विमले, तुम सब कहाँ चली गई? अरे दौड़ो, प्यारे श्याम सुंदर को ढूंढ लाओ। व्याकुलता की अवस्था में उन्होंने पत्र लिखा है, मेरे प्राणनाथ, तुम्हारे बिना मेरा क्या हाल होगा। राधिका कान्हा को ध्यान धरे, तब कान्हा ले राधिका के गुण गावे। त्यों असुआ बरसे बरसाने को, पाती लिखे लिखी राधे को ध्यावे। राधे ले जाए धरिक में देव, सुप्रेम की पाती ले छाती लगावे। आपू ने आपू ही में उलझे, सुलझे उलझे समुझे समझावे। यह कहती हुई पत्र को पुनः पुनः छाती से लगाकर समाधिस्थ हो गई राधा रानी। तोता, मैं तो किंतव्य कर्तव्य विमूढ़ सी हो गई, पर तुरंत ही श्याम सुंदर को खबर देने दौड़ी। कुछ ही दूर पर श्याम सुंदर मिल गए और उन्हें देखकर सिर से पैर तक जल उठी। मैं देखती हूँ एक वृक्ष के नीचे श्याम सुंदर बैठे हैं। सामने एक अत्यंत सुंदर रमणी बैठी है। श्याम सुंदर उस रमणी के कपोलों पर चंदन से चित्र बना रहे हैं। तोता, मैं तो देखकर सह नहीं सकी, सोचने लगी कि अभी अभी इनकी विरह में प्यारी जू की कैसी दशा देखकर मैं आई हूँ और जहाँ इन्हें इस रूप में देख रही हूँ। यह सोचते सोचते मैं मूर्छित हो गई। पता नहीं कितनी देर बाद मुझे होश आया। होश आने पर वहां श्याम सुंदर नहीं दिखे। उड़कर पुनः सूर्य मंदिर में आई। वहां देखती हूँ कि चहल पहल मच रही है। मेरी प्यारी राधा रानी के श्याम सुंदर असीम प्यार प्रदर्शित कर रहे हैं उनके साथ। उसी समय से मैं बावली की तरह रट रही हूँ कि श्याम सुंदर बड़े निठुर हैं, बड़े कपटी हैं, बड़ा छल करते हैं। सारी यह कहते कहते जोश में आ जाती है तथा बड़े जोर से कह उठती है, तोता, चाहे मान या मत मान, पर श्याम सुंदर सच में निठुर हैं, बड़े कपटी हैं, बड़े लंपट हैं, छलियां हैं वो। यह 1000 बार लाख बार कह रही हूँ, तू मान चाहे ना मान। सारी की यह बात सुनकर निकुंज में बैठे हुए श्याम सुंदर, राधा रानी एवं सखियां सभी जोर से एक साथ ही हंस पड़ते हैं। उनकी हंसी सुनते ही वृक्ष के सभी पक्षी चकित होकर उनकी ओर देखने लगते हैं। श्याम सुंदर को धक्का देकर निकुंज के उत्तरी दरवाजे को खोल देते हैं और प्रिया के कंधे पर हाथ रखे हुए बाहर निकल पड़ते हैं। सखियां एवं वृंदा देवी भी पीछे पीछे राधा रानी और श्याम सुंदर के बाहर निकल पड़ती है निकुंज से। श्याम सुंदर वृंदा देवी को उस तोता एवं सारी को बुलाने के लिए इशारा करते हैं। वृंदा तोता और सारी को बुलाती है। दोनों आ जाते हैं।
ललिता हंसती हुई कहती है, सारी तू ठीक कह रही है, ये बड़े ही लंपट है। सारी शर्मा जाती है और श्याम सुंदर कहते हैं, सारी मैं झगड़े का फैसला कर देता हूँ। श्याम सुंदर सारी को उठाकर अपने हाथ पर रख लेते हैं तथा राधा रानी के हाथ पर तोते को रख देते हैं। ऐसा करके वृंदा से कहते हैं, वृंदे तोते से पूछ तोता क्या देख रहा है। वृंदा कहती है, तोता बता तू क्या देख रहा है। तोता अतिशय उल्लास के साथ मधुर कंठ से यह देखता है और कह उठता है, आहा रानी के रोम रोम में, अनु अनु में मेरे प्यारे श्याम सुंदर दिख रहे हैं मुझे। वृंदा आनंद में भरकर सारी से पूछती है, सारी अब तू क्या देख रही है, तू बता। सारी गदगद कंठ से कहती है, जय हो प्यारे श्याम सुंदर के रोम रोम में, अनु अनु में मेरी प्यारी राधा रानी है। जय हो जय हो। सारी की कंठ ध्वनि में ध्वनि मिलाकर सभी पक्षी बोल उठते हैं, जय हो जय हो जय हो जय हो प्यारे प्यारे जोगी जय हो। श्याम सुंदर मेवा मंगवाकर अपने हाथ से तोता एवं सारी को खिलाते हैं। मेवा खाकर प्रिया प्रीतम जी के चरणों में सिर नवाकर तोता और सारी दोनों पुनः वृक्ष पर जाकर बैठ जाते हैं। श्याम सुंदर एवं श्री राधा रानी मेवा बिखेर देती है। पक्षियों का समूह उन पर टूट पड़ता है और बीच बीच में सभी जय हो की ध्वनि करते हुए पक्षी मेवा चुगने लग जाते हैं तथा प्रिया प्रीतम 10 कदम उत्तर की ओर बढ़कर एक पनस वृक्ष की छाया में खड़े हो जाते हैं और देखने लगते हैं कि सारे पक्षी दाना चुगते हुए कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। और प्रेम भरी दृष्टि से प्रिया प्रीतम जी एक दूसरे को निहारने लगते हैं और हंसने लगते हैं कि हमारे प्यारे से पंछी भी हमारे प्रेम को किस तरह समझते हैं। यह लीला यहीं पर विश्राम होती है। श्री राधे राधे सभी सखियों को।